आज के सेशन के स्पेशल गेस्ट को मैं यहाँ पर इनवाइट करने वाला हूँ बिना किसी देर के। और उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो सीरीज मैंने शुरू की है, इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों से जिन्होंने अपनी ऐसा कुछ करके दिखाया है जो अनएक्सपेक्टेड था, जिनसे हम कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं और जान सकते हैं उनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज जिन्हें हमें अपने अंदर अप्लाई करना है। तो आइए आज के गेस्ट को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, जिनका नाम है मिस्टर पवन रिले। और पवन जी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। बहुत लंबी जर्नी है, पिछले 10 सालों में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। को फाउंडर हैं नीट जुडिशियल एकेडमी के और ऑथर ऑफ द लॉ बुक। वेलकम है पवन जी आपका आज के इस लाइव सेशन में। बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, और आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि आपके दिमाग में अगर जो भी सवाल आते हैं इस सेशन के दौरान, आप बेझिझक यहाँ पर कमेंट करिएगा। आपको इन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर प्रॉपर तरीके से दिए जाएंगे इस सेशन में, नहीं तो बाद में हम जरूर एक सेशन कंडक्ट करके हम दे पाएंगे। तो आइए मैं पवन जी का स्वागत करता हूं और बिना किसी फॉर्मेलिटीज के, बिना किसी देरी के, मैं आपके पास एक पहला सवाल लेकर के आया हूं पवन जी। इट्स नॉट एन इंटरव्यू सेशन, इट्स जस्ट अ नॉर्मल टॉक। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। पहला सवाल है, जैसे कि मैं आपकी फील्ड से नहीं हूं, तो मैं और मेरे सारे व्यूअर्स ये जरूर जानना चाहेंगे कि अपने बारे में थोड़ा सा, प्रोफेशन के बारे में बताइए, अपनी फील्ड के बारे में बताइए, और कितनी चैलेंजिंग है वो भी थोड़ा सा हमें बताइए। हम जरूर जानना चाहेंगे, प्लीज। सबसे पहले थैंक यू सो मच वीरेन जी, ये मौका देने के लिए, इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए, जहां पर बातें जो कॉमन पीपल है, जिनको हम लॉ के टर्म में लेमैन बोलते हैं। लेमैन मतलब जिनको कानून की उतनी जानकारी नहीं होती है, उन तक पहुंचाने के लिए। और सबसे पहले मैं, बिफोर आई प्रोसीड टू इट, मैं सबसे पहले सबको ईद मुबारक बोलना चाहता हूँ, अक्षय तृतीया की बधाइयां देना चाहता हूँ और परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बोला कि आप हमारे प्रोफेशन से नहीं हैं और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं वीरेन जी, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्रोफेशन में जो गोल होता है, जिसको हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वो होता है एक्सेस टू जस्टिस। लोगों को जस्टिस तक पहुंचाना, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराने में हेल्प करना, उनको जस्टिस तक पहुंचाना और उनको एक लीगल रिप्रेजेंटेशन देना। अब कई बार बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं वीरेन जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद एनकाउंटर केस, हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ था, एक रेप हुआ था, उसमें एनकाउंटर हो गया था कुछ लोगों का, जिसमें पब्लिक बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी उस एनकाउंटर का, कि नहीं, किसी वकील को, किसी भी एडवोकेट को इनका केस नहीं लड़ना चाहिए। कई बार जो हमारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशंस होती हैं, वो भी ऐसे रेजोल्यूशंस पास कर देती हैं कि नहीं नहीं, ऐसे कोई भी केस या कोई टेररिस्ट के केस कोई एडवोकेट नहीं लड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट होता है, ये मूल अधिकार होता है कि हम, किसी भी इंसान के पास, इंडिया में जो एक सिटीजन है या पर्सन है, वो अपने जो मौलिक अधिकार हैं, उनका एक मौलिक अधिकार होता है कि वो अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन एक एडवोकेट के द्वारा दे सकें। और उसका रीजन ये होता है कि पब्लिक जो अपना नजरिया होता है वो बहुत जल्दी बना लेती है। जैसे कि वो बना लेती है कि ये रेपिस्ट है, वो बना लेती है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि मैं कई बार फेसबुक में पढ़ रहा था कि एक पोस्ट पढ़ा मैंने कि जो भी लोग ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे हैं या दवाइयां गलत तरीके से बेच रहे हैं, ड्रग्स गलत तरीके से बेच रहे हैं, उनमें उनको कोई वकील रिप्रेजेंट ना करे। ठीक है, तो बट वो सच में ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको भी तो एक एडवोकेट ही लेके जाएगा, टू फाइंड आउट, टू ड्रॉ द लाइन कि उन्होंने सच में रेप किया है या नहीं किया है, टू ड्रॉ द लाइन कि वो सच में टेररिस्ट है कि नहीं है, टू ड्रॉ द लाइन कि उसने सच में मर्डर किया है कि नहीं किया है। ये सब जो लाइन होती है, हम उस लाइन में खड़े होते हैं और हमें थ्रू द कोर्ट, जो कि एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि सच में उसने वो किया है कि नहीं किया है। तो हम उस कंक्लूजन में पहुंचने से पहले कि इसने ये किया है और ये मान लेना, हम वहां पर खड़े रहते हैं और हमारा जो ये कर्तव्य बनता है कि हम सबको एक प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन दें, टू कम टू द कंक्लूजन कि उन्होंने सच में ये किया है कि नहीं किया है। तो ये हमारा एक पहला दायित्व और कर्तव्य होता है वीरेन जी। होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपने बताया, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए और करते भी हैं। और डेफिनेटली इस लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेंटली वर्क होता है। तो एक और सवाल है पवन जी आपसे कि क्या क्या मेरे ऑडियंस और मेरे लिए डायरेक्टली एक सवाल है
क्या आसान था आपके लिए? देखिए पिछले 10 साल की जर्नी आई हैव सीन, आपको 7-8 सालों से जानता हूं, और मैंने आपको एक भोपाल के छोटी सी जगह से एक छोटे से हॉस्टल के छोटे से रूम में पढ़ाई करते हुए देखा है, और वो चंचलता देखी है। और आपका जो बैकग्राउंड है, एक पन्ना के छोटी सी जगह से उठ करके आप दिल्ली में हैं, राजधानी में हैं, और इतने बड़े बड़े काम आपने किए हैं। तो सवाल ये है कि जितने नए यंगस्टर्स हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कि क्या आसान था आपके लिए? व्हाट वर दोस चैलेंजेस, टास्क जो आपने फेस किए लाइफ में? वीरेन जी, आसान तो मैं बोलूंगा कि अगर जब भी आपको किसी चीज को पाना होता है तो आसान कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप ये सोच लेते हो कि वो आसान है तो आप उस चीज को आप बहुत लाइटली ले लेते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है वो रही है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। बिकॉज जैसे कि आपने बोला कि मैं एक बहुत ही छोटे शहर से हूँ, पन्ना डिस्ट्रिक्ट से, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है अपने आप को एक वो एक्सपोजर देने का। तो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही है वो रही है लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की। और लॉ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बोलूंगा तो वो लैंग्वेज ही है। अगर आपकी लैंग्वेज में आपका कमांड है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं इस प्रोफेशन में। तो मैं आपको बताऊं कि मैं महारानी दुर्गा रालक्ष्मी विद्या मंदिर, एक स्कूल है पन्ना में, मैं उससे पढ़ा हूँ। हिंदी मीडियम स्कूल था हमारा। कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी। और हिंदी मीडियम जब मैं पास आउट हो गया 12th क्लास के बाद में, तो लिटरली मैं बताऊं कि मैंने अपने पिताजी से बोला कि मैंने कहीं से सुना था, मेरे एक और मित्र हैं मेरे होम टाउन के, यशराज बुंदेला जी, वो उस टाइम पे क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। आपको पता होगा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कंप्लीटली इंग्लिश में होता है, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इन 120 मिनट्स। तो मैंने अपने पिताजी से बोला कि मुझे भी क्लैट की तैयारी करनी है। तो उन्होंने बोला कि इसमें बहुत ज्यादा इंग्लिश होती है, तुम नहीं कर पाओगे। उन्होंने ये इसलिए बोला क्योंकि वो मेरे अंदर की वो जो आग रहती है वो जगाना चाह रहे थे। सिंपली भेज देते तो हो सकता है मुझे उस चीज की वैल्यू नहीं पता होती। तो उन्होंने मुझे कुछ टास्क दिए कि पहले तुम ये डेफिनेशंस होती हैं लॉ में, कि प्रपोजल की डेफिनेशन याद करो, हेबियस कॉर्पस की डेफिनेशन याद करके सुनाओ। तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी लिटरली, मैं आपको बताऊं तो मुझे वॉट एवर, विच एवर, इवन, वेन एवर, इन सब के भी मीनिंग्स नहीं पता थे। तो मैंने पन्ना में एक छोटी सी इंग्लिश की क्लास लिया, बट इट वॉज नॉट ऑब्वियसली सफिशियंट। फिर उसके बाद में जब भोपाल आया तो मुझे भोपाल आके ऐसा लगा जैसे मैं फर्स्ट टाइम, इट वाज फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम आउट ऑफ द सिटी, और मुझे ऐसा लगा कि मैं न्यूयॉर्क आ गया हूँ। भोपाल आके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं बहुत ज्यादा बाहर आ गया हूँ। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की, कैरियर लॉन्चर एक कोचिंग है, LST। तो मैंने कैरियर लॉन्चर ज्वाइन किया, या और जब रिमेंबर ज्वाइन, कैरियर लॉन्चर? हाँ, कैरियर लॉन्चर, तो वहां पर 200 बच्चों के बैच हुआ करते थे, 200 बच्चों, 150 बच्चों का एक बैच हुआ करता था। एंड ऑल वर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऑल वर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। तो मैं जब वहां पर गया तो जो वहां पे जो हेड मैडम थी वो पढ़ा रही थी कि जो ट्राउजर्स होता है वो प्लूरल नंबर होता है ना, बहुवचन होता है वो ट्राउजर्स। जो सीजर्स होती है वो प्लूरल नंबर होती है। तो मैंने बोला कि मैंने तो जिंदगी भर सीजर एक वचन ही देखा है, सिंगल नंबर देखा है, ट्राउजर भी एक ही होता है, तो वो बहुवचन कैसे हो गया? तो मुझे कुछ समझ नहीं आया उस क्लास में, इंग्लिश की क्लास थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वहां पर इट्स अ फनी स्टोरी एक्चुअली, वहां पर एक महिला थी, मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं वो, तो वो खड़ी थी वहां पर। तो मैंने उनसे पूछा कि एक्सक्यूज मी, अब मेरे बड़े बड़े बाल हुआ करते थे काफी, और आई हैव मैंने, सीन। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मुझे अंग्रेजी के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? सो शी रिप्लाइड, सॉरी आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो मुझे ना एकदम से बड़ा बुरा लगा। मैंने बोला कि मतलब हो सकता है मुझे कुछ गलत समझ लिया हो, या ऐसा लगा हो कि मैं कुछ गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अपने हॉस्टल जाता था, मैं हॉस्टल पहुंचता था अपने, और मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी। और मैंने अपने टेबल के सामने केवल एक चीज लगा के रखी थी, वो लिखा हुआ था टॉप फॉर क्लैट, है ना। टॉप फॉर क्लैट इज अ रॉन्ग प्रोपोजिशन एक्चुअली, इट्स कॉल्ड टॉप इन क्लैट। तो मैंने वो भी गलत लगा के रखा था, और मैं उसको देख देख के रोता रहता था। मैंने बोला कुछ भी हो जाए मैं इसको, मेरे को करना है। और टॉप फॉर क्लैट, टॉप फॉर क्लैट, टॉप फॉर क्लैट दिन भर में पढ़ता रहता था, गलत था, पढ़ता रहता था। और कम से कम एक दिन में क्योंकि इंग्लिश बहुत वीक थी, तो कम से कम एक दिन में मैंने एटलीस्ट 14 to 15 आवर मैंने अपनी पढ़ाई को दिया उस टाइम पे। और केवल मेरा ये काम रहता था कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो उस टाइम पे मेरे जो रूममेट थे, तो उनको लगा कि यार ये बंदा क्लैट की तैयारी करने आया होगा, तो हो सकता है बड़ा इसकी इंग्लिश अच्छी हो। तो उसने बोला कि पवन एक काम करते हैं कि लेट्स स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। तो मैंने बोला या व्हाई नॉट।
तो माय इंग्लिश वाज नॉट गुड ऑब्वियसली, तो उसने बोला लेट्स स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, ही वाज डूइंग इंजीनियरिंग। तो मैंने बोला ठीक है। तो जब उसने 2-3 दिन मेरे साथ बेयर किया, उसने बोला कि पवन यार देख, जो तू बोलता है वो मैं तो समझ लेता हूँ, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो तू समझ नहीं पाएगा। आफ्टर 2 to 3 days इट हैपेंड। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं उस चीज को, मुझे फिर से मैं आया सामने और मैं आई स्टार्टेड क्राइंग अलोन। और मुझे लगता है जब आप रोते हो तो आप अपने इमोशन को व्यक्त करते हैं और आप बहुत स्ट्रांग बनते हैं उसके बाद में। और मैं एग्री रोया, एग्री। मैंने बोला नहीं मैं करूंगा। उसके बाद मैंने पूरी, जो सबसे पहले इंग्लिश स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ज्यादा जुनून था, एक इंस्पिरेशन थी, मैंने सबसे पहले एक ऑक्सफोर्ड की छोटी डिक्शनरी आती है जो 70 रुपए की आती थी उस टाइम पे, मैंने सबसे पहले वो याद कर ली पूरी। आई क्रैमर्ड दैट डिक्शनरी। तो मैंने स्टार्ट किया था जे से, क्योंकि जे में अल्फाबेट बहुत कम होते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया JKLMN, देन आई वेंट टू XYZ एंड देन आई ABCD। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि दिस इज नॉट द राइट वे टू लर्न इंग्लिश। तो उसके बाद में मैंने फिर एक टाटा मैकडॉल की बुक आती है वो पढ़ी, फिर ग्लेनविली विलियम्स पढ़ी, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे चीजें समझ में आती गई। फिर सिलेक्शन हो गया। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ कॉलेज में, तो अगर मैं यहाँ पर एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं ऋषभ जी। अगर ऋषभ जी और वीरेन सर अगर आप नहीं होते उस टाइम पे, तो शायद मैं आज इस स्टेज में नहीं पहुंच पाता। आपने मेरे कॉलेज की फीस पे करी थी, जो 1 लाख रुपए थे और मेरे पास नहीं थे। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट। तो आपने सबसे पहले अपनी जो आपके सेमेस्टर की कॉलेज की इसके फीस थी लिए आपने वो इसके मुझे लिए दे दी। हमें इसके लिए हमें एक अलग से सेशन करना पड़ेगा। और जी। ये बहुत तो अच्छी लंबी स्टोरी है। हाँ जी, तो काफी बट लंबी अभी स्टोरी है, इट एसेंस ये वाज। निकलता है कि आपके जी जो चैलेंजेस थे, जी और उसमें एक चीज ये थी कि आपको जो जो चीजें सामने आती गई, जो लगा कि ये करना चाहिए, उसको आपने पूरे पूरे 100% एफर्ट के साथ किया। यस। और आपको मतलब एक पागलपन और जुनून था। तो जितने भी व्यूअर्स मेरे यहाँ पर देख रहे हैं, पिछले 10 सालों में एक नॉर्मल पवन, एडवोकेट पवन रिले कैसे बना, उसके पीछे जो सबसे पहला पॉइंट था वो था जुनून, कुछ भी कर गुजरने की चाह और वो पागलपन। तो अगर आप ये लेकर के आ गए तो डेफिनेटली आपके भीतर बहुत सारे चेंज आएंगे और बहुत कुछ आप अचीव कर पाएंगे। पवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जितने भी यंगस्टर हैं आपकी फील्ड में आना चाहते हैं, एडवोकेट जर्नी शुरू करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो आपने अचीव किया वैसा कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो एक एडवाइस अगर आप यंगस्टर को देना चाहें, मतलब कोर एडवाइस, अगर आप मुझसे बोलो कि पिछले आप 8-10 सालों का क्या एक्सचेंज निकालोगे, तो मैं एक एडवाइस बना करके दूंगा। तो यंगस्टर्स के लिए, मतलब अभी बंदा अगर स्कूल में है या कॉलेज में है या फिर घर में बैठा है, लॉकडाउन में है, परेशान है, ड्रीम देख रहा है, आपको सुन रहा है, कुछ कैसा करना है, तो एक बेस्ट एडवाइस, मतलब बेस्ट लाइन मैं चाहता हूं कि आप जरूर प्लीज बताएं। मैं इस आंसर को शॉर्ट में नहीं दूंगा वीरेन जी। आई जस्ट टेक 2 to 3 जी जी minutes टू प्लीज आंसर दैट, बिकॉज प्लीज प्लीज। जो मेरे हिसाब से अगर आप एडवाइस मांगेंगे किसी भी यंगस्टर के लिए, मैं उनको बोलूंगा कि आप मोटिवेट मत होइए किसी से। सपोज इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू आर गेटिंग मोटिवेटेड बाय दिस, डू नॉट गेट मोटिवेटेड। आप चीजों को इंस्पायर होइए। आपको चीजों से इंस्पायर होना पड़ेगा। और मैं आपको डिफरेंस बताना चाहूंगा कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में एक बहुत थिन लाइन का डिफरेंस होता है। और उसके लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, आई कंप्लीट इन 2 minutes। प्लीज। मोटिवेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डोंकी है, गधा है, मैं उसको एक कैरेट दिखाऊंगा और मैं बोलूंगा कि कैरेट बहुत मीठी है, तो वो जो डोंकी है वो उसके पास जाएगा कैरेट को खाने के लिए। और मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है उस खेत को जोतना, उस खेत को प्लॉ करना। और जैसे मैं उसको कैरेट दिखाऊंगा वो डोंकी उसके पास जाएगा, उसको खाएगा, लेकिन जैसे ही उसका पेट भर जाएगा वो वहीं पर बैठ जाएगा। इट्स कॉल्ड मोटिवेशन। ओके। नाउ अनदर थिंग इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। और इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी कहीं पे, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। आई जस्ट टेक 2 minutes। प्लीज इंस्पिरेशन क्या प्लीज। होती है? सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक लड़का था। uh, एक लड़का था, उसके वो रोज फुटबॉल खेला करता था। और जब वो लड़का फुटबॉल खेला करता था स्टेडियम में, तो उनके जो पिताजी हुआ करते थे वो स्टेडियम में बैठे रहते थे और देखते रहते थे। और उनका जो बच्चा था तो फुटबॉल खेलता रहता था। तो एक स्कूल का एक टूर्नामेंट होता है और उस टूर्नामेंट में वो जो उसका बच्चे का सिलेक्शन होता है, बट वो फर्स्ट मैच खेलता है, सेकंड मैच खेलता है और वो उतना कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता है और उसको सडनली वहां से जाना पड़ता है। जब वो बच्चा चला जाता है तो कोई बात नहीं, दूसरे प्लेयर्स उसके रिप्लेस कर देते हैं, खेलते रहते हैं। जब टीम फाइनल में पहुंच जाती है बहुत मुश्किलों से, तो वो बच्चा आता है और अपने जो कोच रहते हैं उनसे बोलता है कि सर मुझे प्लीज एक बार खेलने का मौका दीजिए। तो कोच बोलता है नहीं नहीं, आप सेमीफाइनल में नहीं थे, आप क्वार्टर फाइनल में नहीं थे, मैं आपको खेलने का मौका नहीं दे सकता, बिकॉज द रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज एट स्टेक।
सो आई कैन नॉट लेट यू प्ले। तो वो बोलता है सर प्लीज मेरे को एक मौका दीजिए। और कोच ने जब वो रिक्वेस्ट कर रहा था तो कोच ने उसको देखा कि उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी हैं एंड ही वाज क्राइंग, ही वाज बेगिंग फॉर इट। तो कोच ने बोला कि मैंने इस बच्चे को, इतना एटीट्यूड वाला बच्चा था, मैंने इस बच्चे को कभी भी पहले ऐसे नहीं देखा। तो टीचर ने बोला ओके आई लेट यू प्ले बट रिमेंबर दैट द रेपुटेशन ऑफ द स्कूल और कॉलेज व्हाटएवर इट इज इट हैज स्टेक। तो दाव पे है तो आप बहुत अच्छे से खेलना। वो बच्चा जाता है और वो खेलना स्टार्ट करता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पहला गोल करता है, दूसरा गोल करता है, तीसरा गोल करता है, चौथा गोल करता है, पांचवा गोल करता है। गोल करते करते सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये बच्चा इतने अच्छे से कैसे खेल सकता है। एवरीवन वाज शॉक्ड, कोच वाज शॉक्ड। वो बच्चा जब लौट के आता है, फोकस करिएगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टोरी यहाँ पर है। वो बच्चा जब लौट के आता है तो उसके कोच उससे पूछते हैं कि बेटा मैंने आपको कभी भी नहीं देखा कि आप इतने अच्छे से कभी नहीं खेलते थे, आज आपने इतने अच्छे से कैसे खेला। और जो आपके पापा थे जब आप ऑर्डिनरी खेला करते थे, वो इस स्टेडियम में बैठ के आपको देखा करते थे, और आज आपने जब इतना अच्छा खेला है तो वो स्टेडियम में है नहीं, वो आपको देख नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों। उस बच्चे ने आंसर किया कि सर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जो बात पता नहीं है कि मेरे पापा हमेशा से अंधे थे, वो केवल स्टेडियम में बैठा करते थे, उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं। और आज से 13 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है, और आज ये पहला दिन है जब वो आसमान से मुझे देख रहे हैं। और यही रीजन है कि मैंने इतने अच्छे से आज खेला। ये रीजन है, ये एक डिफाइन करता है इंस्पिरेशन क्या होती है। आपको लोग आएंगे मोटिवेट करके जाएंगे, लेकिन अगर आपने इंस्पिरेशन ली है, इंस्पिरेशन वो किसी व्यक्ति से हो सकती है, वो इंस्पिरेशन आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से हो सकती है, आपकी सराउंडिंग से हो सकती है, आपके घर की कंडीशन से हो सकती है। तो अल्टीमेट जो मैं एक एडवाइस सबको देना चाहूंगा वीरेन जी, वो ये देना चाहूंगा कि ट्राई टू ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड। क्योंकि अगर आप इंस्पायर्ड हैं तो आपकी वो इंस्पिरेशन खत्म नहीं होती है, लेकिन मोटिवेशन एक स्टेज पे आके खत्म हो जाता है। और इंस्पिरेशन एक ऐसी चीज है जो हर चीज अपने आप में इंक्लूड कर लेती है। वीरेन जी, मतलब इंस्पायर की अगर बात करें इंस्पिरेशन की, तो वो हमारे भीतर से आती है, और जो मोटिवेशन होता है वो बाहरी होता है, कुछ पल के लिए होता है और वो चला जाता है। आपकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ। और अभी जितने भी यंगस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आप अगर कुछ भी ड्रीम्स आप संजो रहे हैं, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, तो इंस्पिरेशन ढूंढिए कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पैंडेमिक की वजह से परेशान हैं, क्या चीजें होंगी। देखो सब कुछ, मतलब सब कुछ नॉर्मल रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला है, कुछ चीजें नई हो जाएंगी, हम सब सेम रहेंगे, और हम सब उस पागलपन के साथ, उसी इंस्पिरेशन के साथ काम करेंगे। बस इंस्पिरेशन ढूंढती रहिए। और पवन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और मैं इस पर पिछले 2 सालों से रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और बड़ा मजेदार है कि आपकी 3 अच्छी आदतें, मुझे पता है आपकी बहुत सारी अच्छी आदतें हैं, और कुछ ऐसी भी होंगी जो आपको खुद नहीं पता होंगी, और कुछ 3 हैबिट्स, योर 3 गुड हैबिट्स which keep you going on। 3 आते हैं, प्लीज एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बोला कि इंस्पिरेशन, तो मैं उस इंस्पिरेशन को बरकरार रखने के लिए कुछ चीजें करता हूं। अब अच्छी, हर इंसान में अच्छी आदतों से ज्यादा बुरी आदतें होती हैं। एनीवे आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो अच्छी आदतें कुछ जो मेरी हैं वो है कि मैं भागवत गीता जो मैं पढ़ने की रोज कोशिश करता हूं, नॉट एज ए रिलीजियस बुक बट एज अ वर्चुअल बुक, बिकॉज उसको जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है इस दुनिया में, टू फाइंड आउट द वर्चुअल कैरेक्टर। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं भागवत गीता पढ़ूं, और कई बार मैं कुरान भी पढ़ता हूं। मैंने बाइबल अभी तक ट्राई नहीं की है, लेकिन मैं गीता और कुरान पढ़ता रहता हूं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। और दूसरी चीज है कि मैं अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अभी जैसे कुछ दिन पहले मुझे कोविड हो गया था, और कोविड से मेरी रिकवरी हुई, तो मुझे उस टाइम पे ये पता चला कि आपकी हेल्थ से इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं अपनी हेल्थ पे हमेशा से फोकस करता आ रहा हूं, और अच्छा खाने की कोशिश करता हूं। आई ट्राई टू ईट हेल्दी एंड और मेरी जो आदत है, मैं बहुत ही सिंपल मूवीज देखने की कोशिश करता हूं, नॉट द मूवीज लाइक इंसेप्शन और मैट्रिक्स। मेरी फेवरेट मूवी बहुत ही सिंपल साउथ इंडियन मूवीज होती हैं कि जब मैं खाना खाता हूं तो मेरे को बहुत इजीली टू अंडरस्टैंड हो। और जब भी फ्री टाइम होता है तो मेरी जो 3 आदतें हैं वो यही है कि अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना, और ट्राई टू स्पीक गुड। दैट इज इट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कभी भी, और एक और चीज जैसे जो मैं ट्राई करता हूं, हालांकि होती नहीं है, जो गुड हैबिट में मैं लाना चाहता हूं, वो है कि किसी को क्रिटिसाइज ना करना, और टू गिव ओनली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, नॉट द बैड क्रिटिसिज्म। जी वीरेन जी। करेक्ट।
तो यहाँ पर पवन जी की द्वारा बताई हुई 4 हैबिट्स उन्होंने बताई। पहली ये बताई कि रीडिंग्स, देखिए जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, आपको कुछ ना कुछ अपना आइडियल निकालना पड़ेगा कि आप किस पढ़ के कितना बेहतर कर सकते हैं। तो पहला है रीडिंग। सेकंड हैबिट है हेल्थ कॉन्शियस, यानी कि आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है एंटरटेनमेंट, आप कौन सा चूज करते हैं। और फोर्थ जो इन्होंने बताई, फोर्थ सर फोर्थ एक बार और रिमाइंड कर दीजिए। सर फोर्थ मैंने शायद इट वाज नॉट, हाँ, आई डोंट नो, इट्स अ गुड किसी को हैबिट। क्रिटिसाइज ना करें। ऑलराइट, नहीं, इट्स रियली अ गुड हैबिट बिकॉज हम लोग कुछ लोगों को इतना कुछ नेगेटिव बोल देते हैं कि उसका मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमें ये ध्यान को कौन सी एडवाइस दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, और हमें देने का हक है या नहीं है। ओके, सो दीज आर द गुड हैबिट्स गाइस, यू हैव टू अप्लाई। पिछले 10 साल की जर्नी देख रहे हैं कि एक छोटी सी जगह से आज इतने बड़े शहर में है और बहुत बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत सारी अचीवमेंट उन्होंने करी है। तो पांचवा क्वेश्चन पवन जी आप ही की अचीवमेंट से रिलेटेड है कि टेल अस अबाउट योर स्टार्टअप्स एंड योर बुक। यू हैव रिटन द ग्रेट बुक, और जो बहुत सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर करेगी, तो हम जानना चाहेंगे उसके बारे में, प्लीज बताइए। वीरेन जी, जो मैंने बुक लिखी है उसका नाम है यूडिक्स क्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी, रिविजिटिंग 4 जजेस केस। इसमें जो यूडिक्स ओके, क्रेसी का मतलब है, ये मैंने खुद कॉइन किया था। दिस वर्ड इज नॉट देयर इन द डिक्शनरी। तो यूडिक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है जजेस, और क्रेटा इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है रूल। तो इसका बेसिक मतलब होता है रूल बाय द जजेस वर्सेस रूल बाय द पीपल, क्योंकि इसमें बहुत सारी ओके, लॉ पार्लियामेंट बनाता है जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वो कोर्ट में आती है तो कोर्ट उनको स्ट्रक डाउन कर देता है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है। तो बुक का जो सारांश है वो है यूडिक्स क्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी, मतलब रूल बाय द जजेस वर्सेस रूल बाय द पीपल। इसकी मुझे इंस्पिरेशन ओके, ऐसे मिली थी जब मैं अपने कॉलेज में था। तो मुझे हमेशा से संविधान में बड़ा इंटरेस्ट था। एक सब्जेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मुझे बहुत इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में। मैं हमेशा जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, डेमोक्रेटिक फंक्शंस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में हमेशा पढ़ता रहता था। तो मैंने कुछ मूड कोर्ट्स किए अपने, जब डिसर्टेशन होते हैं, जब बनाते हैं, तो वो भी मैंने सेम टॉपिक में किया। और एक बहुत बड़ा जजमेंट था वीरेन जी जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसका नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो 5 जज बेंच का डिसीजन था जब वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उसमें बहुत ही बड़े बड़े एडवोकेट्स, रामजेठ मलानी से लेके फालियस नरीमन से लेके श्री हरीश साल्वे जी से लेके जितने भी बड़े बड़े एडवोकेट्स थे, मुकुल रोहतगी जी से लेके, सब लोग उसमें थे। और जब मैं उनके आर्गुमेंट सुन रहा था तो मुझे लगता था कि मैं भी इनको असिस्ट करवा सकता हूं। तो वो मेरी एक इंस्पिरेशन थी कि मैंने उस जजमेंट को फिर क्रिटिसाइज किया, थोड़ा डेप्थ में उसको समझा। 1120 पेज का जजमेंट था वो, उसको पढ़ के समझ के फिर उसका एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है मैंने उसको अपनी बुक में लिखा है कि क्या और हो सकता था और क्या और नहीं होना चाहिए। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि जो मेरा स्टार्टअप था नीव जुडिशियल एजुकेशन। सर नीव जुडिशियल एजुकेशन का ऑब्जेक्ट मेरा ये है कि मैं जैसे बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आया था, मेरे जो पिताजी थे वो टीचर थे, और मेरे पास जो अब जो कोचिंग्स हैं, जो जुडिशरी की कोचिंग कराती हैं आजकल, उनकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। वो 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए ऐसी फीस ले रहे हैं। और जब एक बार कोई बच्चा उनमें फंस जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आता है तो वो फिर छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि फॉर अ कॉमन मैन टू स्पेंड 3 लाख रुपीज, 2.5 लाख रुपीज इज सो मच। तो जो कॉमर्शलाइजेशन जो बढ़ रहा है लीगल एजुकेशन का और कोई भी एजुकेशन का, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए मैंने ये कोचिंग जो डाली थी नीव जुडिशियल एजुकेशन, जिसको मैं सैटरडे और संडे रखता हूं। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे मैं बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ फीस लेता हूं जिससे हमारा खर्चा चल पाए, और कुछ बच्चे हैं जिनसे हम बिल्कुल भी फीस नहीं लेते हैं। डिपेंड्स ऑन देयर मेरिट्स, इट डिपेंड्स ऑन देयर क्वालिटी, और किस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। तो ये पर्पस है हमारी कोचिंग का, टू एरेडिकेट द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द लीगल एजुकेशन बेसिकली इन वेरी हायर स्केल। वीरेन जी, सो अमेजिंग, मतलब देखा जाए तो इतनी सी आपने एज में बहुत सारी चीजें करी हैं जो कि काफी इंस्पायरिंग है और हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी चीजों के अगर आप 3 की सक्सेस पॉइंट आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, क्योंकि वी एज अ रोल मॉडल, वी एज अ यंगस्टर्स, वी एज अ एंटरप्रेन्योर, वी एज अ जेन्युइन पर्सन, और वी एज अ नॉर्मल पर्सन, अगर हम 3 की पॉइंट दें हमारे व्यूअर्स को, यंगस्टर्स को, तो प्लीज आप जरूर बताइए। मेरे जो पहला पॉइंट है वो मैं ये बोलूंगा वीरेन जी कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें ऑनेस्ट रहिए। आप उसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि जो आप काम कर रहे हैं क्या वो आप अल्टीमेटली चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। रीजन इज, आप जो भी काम
अपनी अर्निंग्स के लिए कर रहे हैं, वो आपको 1-2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नहीं करना है, आपको वो एक बहुत ही लंबे टाइम के लिए करना है। और काम करना एक दलदल की तरीके से होता है, अगर मैं बोलूँ उससे क्वैगमायर। आप अगर ये सोचते हो कि मैं पहले ये करूंगा और फिर उसके बाद में ये करूंगा, कि मैं 2 साल ये करूंगा और उसके बाद में, जैसे हमारे प्रोफेशन में बोला जाता है कि 2 साल में पहले लॉ फर्म में चला जाऊंगा, कंपनी में ज्वाइन करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा और उसके बाद में मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप उसके कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, है ना। तो पहली चीज है कि आप यू बी ऑनेस्ट, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। होता क्या है वीरेन जी, हम अपने आप, जो हमारा मन होता है, हम उसको ऑल इज वेल कर देते हैं ना, कि अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है। हमें पता होता है कि हम गलत हैं। अकॉर्डिंग टू मी, जो बेस्ट जज होता है हमारा, वो हमारा दिल होता है, हमारा मन होता है, वो हमें बता देता है। आप मंदिर से चप्पल चुराएंगे, वो बता देगा कि भैया गलत कर रहे हैं आप पढ़ाई नहीं करोगे, वो बता देगा कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन जो दिल होता है ना, वो बोलता है ऑल इज वेल, अरे कोई बात नहीं। सो वी ट्राई टू कन्विंस आवरसेल्फ फॉर डूइंग द रॉन्ग थिंग। तो मेरा पहला ये है कि आप यू बी ऑनेस्ट, यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट द रियलिटी विच इज इनसाइड यू। दूसरी चीज होती है कि आप, अगर आपको ऑनेस्ट चीज पता चल गई है, दूसरी चीज ये होती है कि आप पेशेंस रखिए उस चीज में। आपको इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलने वाली है, क्योंकि 135 करोड़ लोग हैं हमारे देश में। इतनी जल्दी अगर सक्सेस मिल रही होती तो हर इंसान सक्सेसफुल होता। और यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग। वीरेन जी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन जो होता है वो डिफरेंस होता है, उसमें डिफरेंस होता है कि हमें कुछ चीजें पता है और हमें वो चीजें रियलाइज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्शे वालों को भी पता होता है कि अगर वो पढ़ाई करेगा तो कलेक्टर बन जाएगा, आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, लेकिन उसको ये चीज रियलाइज नहीं होती है। अगर वरना तो हर इंसान आईएएस की तैयारी करके पढ़ के कलेक्टर एसपी बन जाए। तो रियलाइज करना है कि आपको उस चीज को पेशेंस रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वीरेन जी, कि आपको उस चीज में कंसिस्टेंट रहना है। एक ओके, और आपको गिव अप नहीं करना है। वीरेन जी, मैं एक मिनट लूंगा। इसमें कई बार लोगों के डाउट आते हैं कि सर, आप एक तरफ बोलते हैं कि सर गिव अप नहीं करना है, और मानो मैं कोई चीज गलत कर रहा हूं, तो अगर मैं उसमें गिव अप नहीं करूंगा फिर तो मेरी और प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बहुत दिनों तक गलत चीज करता रहूंगा। तो इसीलिए मैंने बोला है आपको, पहला पॉइंट, कि आपको सबसे पहले ऑनेस्ट रहना है अपने एक्शन के प्रति। क्या आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? अगर आपने ये चीज फाइंड आउट कर ली, तो आप उसके बाद पेशेंस रखिए, आप उसके बाद कंसिस्टेंट रहिए, और फिर गिव अप मत कीजिए। तो मेरे हिसाब से आप आज नहीं तो कल आप सक्सेस पा लेंगे। पहला पहला आपने बताया, पहला की पॉइंट कि राइट सिलेक्शन करिए, आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा आपने बताया कि पेशेंस रखिए। तीसरा आपने बोला कि आप रियलाइजेशन करिए। रियलाइजेशन का मतलब ये है कि आप अपने आप जिस काम को कर रहे हैं उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं है, आप क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। और आपने फिर बताया कि नेवर गिव अप, और लगे रहिए, क्योंकि सक्सेस का रास्ता थोड़ा लंबा होता है, पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, तभी जाकर के मुमकिन हो पाता है। सो पवन जी, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताए, कवर किए। और मैं आपका एक सेशन और करवाना चाहूंगा, देखता हूं कितने क्वेश्चंस आते हैं। व्यूअर्स, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। आप बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, आप किस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, आपका क्या एम है, आप किन चीजों में फंसे हुए हैं, आपने कैसे अपने, आप कहां से इंस्पायर होते, ये सारी चीजें बताइए। हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे तब मजा आएगा, राइट। तो पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतना कीमती वक्त, रेगुलर सेशंस होना, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर सारी चीजों के बाद भी थोड़ा टाइट हो जाता है, इंसान थक जाता है, और अभी तो आप अपने आप को रिकवर हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि एक नया सेशन फिर से करें।